मैं अमर, आप देख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही जानी मानी मशहूर मारूफ शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, बशीर शेख साहब, जो कि फाउंडर ऑफ द लीजेंडरी इंडियन वेस्टर्न बैंड द सेवेजेस के हैं। तो आज हमारे साथ ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। आज हम HRBR के म्यूजिकल स्कूल में यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने, बशीर साहब ने इनका कीमती वक्त आज फिर से हमें दिया है वॉइस ऑफ बेंगलुरु को। तो व्यूवर्स को हम बताना चाहते हैं बशीर साहब के बारे में चंद बातें जो अधूरी रह गई थी, उसको हम आज बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं बशीर शेख साहब से और जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है सर, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तो फिर से आज वीडियो 2 जो आज हमारा स्टेटमेंट दोबारा हो रहा है, आपके साथ मौका मिला है। आपका कीमती समय आप हमें दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो सर कल बात करने के लिए प्रीवियस वीडियो में आपसे टाइम का थोड़ा कंजेशन था, तो और कुछ बातें नहीं हो पाई। तो वॉइस ऑफ बेंगलुरु व्यूअर्स चंद और बातें आपसे जानना चाहते हैं आपके बारे में, और अभी जो जनरेशन है तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा सर? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और कुछ मौका दिया, कुछ बोलने के लिए और कुछ मैसेज बच्चों के लिए और आज की जो जनरेशन है उनके लिए। उनकी जनरेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि जो सही रास्ता है उसको इख्तियार करना और अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ सकती है और मेरा ये तजुर्बा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि म्यूज़िक जो है वो स्ट्रेस बस्टर जो बोलते हैं, इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। सो लिसन टू म्यूज़िक, play music if you can, and feel all the stress coming down. That is my message to you. और कई सारे लोग म्यूजिक बोले तो वो बहुत ही सैड सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबके लाइफ में दुख तो होता ही है, हर लाइफ प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सैड सॉन्ग सुनते बैठ जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये जॉयफुल गाने, ये जो सैड सॉन्ग्स, ये म्यूजिक वगैरह है ना, तो लोगों को एक्चुअली स्ट्रेस बस्टर जिस तरह से आपने बताया, तो किस तरह की म्यूजिक सुनना चाहिए? मेरे ख्याल से म्यूजिक हैज़ नो बैरियर्स, कोई बैरियर नहीं होता है। सैड सॉन्ग्स भी होते हैं, हैप्पी सॉन्ग्स भी होते हैं और फिर जो मैसेजेस देते हैं, जैसे कि इफ यू लिसन टू जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। So that is also a philosophical message उसमें, So I think from sad song to happy songs, people should get into variety होना चाहिए। So आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली सर म्यूजिक के लिए, बताइए व्यूअर्स को। मुझे इंस्पिरेशन तो बचपन से, जैसे मैं शौकीन था म्यूजिक का। मुझे एक वाकया याद आता है, जब मैं स्कूल में था। स्कूल में एक क्लास होती थी म्यूज़िक की। तो जब हम जाते थे स्टेज के ऊपर और टीचर हमें सिखाती थी ये वो, तो मेरी जो नज़र थी ना हमेशा ड्रम्स के ऊपर थी और एक छोटा सा ड्रम होता था और मेरी नज़र उस पर होती थी। लेकिन मुझे कभी स्कूल में वो ड्रम मिला नहीं बजाने के लिए। जो एक ट्रायंगल आता था और उसके बजाने के लिए एक स्टिक होती थी, बस वहाँ तक मेरा ड्रम का एक सपना पूरा हुआ समझो। तो उसके बाद में जब स्कूल ख़त्म हुआ, मैं कॉलेज चले गया, तो कॉलेज में एक फिल्म बनी थी, एक वेस्टर्न म्यूज़िक ड्रमर जो थे, अमेरिकन ड्रमर, उनके ऊपर एक बायोपिक बनी थी, जीन कूपर स्टोरी। और वो फिल्म मैं देखने गया और वहाँ से शुरुआत हुई कि मैं एक ड्रमर बनूंगा। Okay, nice. और आपका ये प्रोफेशन है या पैशन सर एग्जैक्टली? म्यूज़िक हमेशा मेरा पैशन रहा है। मैं प्रोफेशन में तो कभी गया नहीं, लेकिन प्रोफेशन बन गया वैसे
क्योंकि जब मेरा बैंड बन गया तो एक द सैवेजेस के नाम से हमने बैंड शुरू किए थे, और वो बैंड बहुत ही मशहूर हो गया। मैं ड्रम्स बजाता था, थोड़ा गाता था भी उस वक्त, लेकिन और भी सिंगर्स थे हमारे बैंड में, और गिटार, कीबोर्ड्स बजाने वाले थे। तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हो गया म्यूज़िक में। और जब हम बैंड बजाते थे एक यानी कि होटल में नाइट क्लब बोलते थे उसको, ब्लोआ, ताजमहल होटल में। तो वहाँ पर एक जर्मनी से मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे पॉलिडोर कंपनी के, तो उन्होंने हमें साइन किया, बोले कि हम आपकी एक रिकॉर्डिंग करेंगे। तो वो एक एल्बम बन गई हमारी, द सैवेजेस लाइव। लेकिन उससे पहले एक कंपटीशन हुआ था, द साउंड ट्रॉफी कंपटीशन। उसमें हमें बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट ओरिजिनल कॉम्पोजिशन का फर्स्ट प्राइज मिला, और एक साउंड ट्रॉफी जो आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड ट्रॉफी है, वो हमें मिली। और अगले साल भी मुझे वही ये मिला कि साउंड ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ओरिजिनल कॉम्पोजिशन। तो फिर हम जगह जगह बजाने गए, पूरे हिंदुस्तान में हम फिरे हैं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन वगैरह। ओके, तो जो देखा हमने, व्यूअर्स को भी हम बताएंगे, वो ट्रॉफी बहुत प्यारी है और बहुत बड़ी है, इस शेप में, आपको जरूर बताइए। साउंड ट्रॉफी था तो इस शेप में है, तो बहुत अच्छी है। ये किसने बनाया था ये साउंड ट्रॉफी? ये एक पीनू पचखंड वाला, जो बहुत ही मशहूर स्कल्पचर थी, और उनके जो स्कल्पचर्स हैं यानी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उन्होंने ये साउंड ट्रॉफी बनाए। और कौन सी ईयर में आपको ये ट्रॉफी मिली थी सर? पहली ट्रॉफी जो मिली है वो 1967 में, और उसके बाद में 1969 में दूसरा कंपटीशन हुआ, तो वो भी ट्रॉफी हमें मिली। वैसे गिनने जाएंगे तो 3 ट्रॉफी हमें मिली है, 2 बेस्ट कॉम्पोजिशन, बेस्ट ओरिजिनल, एंड बेस्ट ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, बेस्ट परफॉर्मेंस। और दूसरा जो 1969 में हमें मिला वो बेस्ट ओरिजिनल कॉम्पोजिशन के लिए। द सैवेजेस, ये जो आपका बैंड है, ये कितने लोगों की एक टीम थी सर आपके? 4 मेंबर्स थे हमारे। लीड गिटार, बेस गिटार, ड्रम्स और कीबोर्ड्स, ये 4 मेंबर्स थे। और हम 4 सिर्फ म्यूजिशियंस नहीं थे, लेकिन बहुत करीब के दोस्त बन गए थे, और आज तक हमारी दोस्ती का है। कि आपके जो बैंड में 4 लोगों की एक टीम थी, तो क्या 4 वो थे। 4 थे ना, तो उसमें से कौन कौन थे, और वो लोग अभी तक आपके साथ बैंड में ज्वाइन हैं या दूसरी जगह उन्होंने अपना ट्रांसफर कर लिया है? देखिए, सैवेजेस जब हम बने तो सिर्फ तीन मेंबर थे शुरुआत जब किए थे, एक लेनी केसन, एक ऑस्कर फर्नांडिस और एक बशीर शेख। हम 3 मिलके एक बैंड बनाए थे। फिर उसके बाद में कई लोग हमारे बैंड में आए और चले गए, मसलन एक क्लिफर्ड ली, पियरिनो मैंजी, ये सब। कोई इंग्लैंड चले गया, कोई आज कनाडा में क्लिफर्ड ली है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब एक वैकेंसी निकली समझो अपने लीड गिटारिस्ट के लिए, तो गोवा से एक फेमस, तब फेमस नहीं थे, लेकिन एक आर्टिस्ट थे, एक बहुत ही अच्छे गिटार और सिंगर थे, वो आए थे इधर आर्किटेक्चर सीखने के लिए कॉलेज में। तो उनकी और मेरी मुलाकात हुई, और उनको हमने दावत दी हमारे बैंड को ज्वाइन करने, और उनका नाम था रेमो फर्नांडिस। तो रेमो फर्नांडिस हमारे बैंड में आए, उनके साथ में हमने एक रिकॉर्डिंग भी की जो पॉलीडोर में रिलीज हुई थी, ओल्ड टर्की बजर्ट के नाम से। वो एल्बम नहीं थी, एक ईपी बोलते थे उसे, एक्सटेंडेड प्ले। तो उनके साथ में वो हुआ, बहुत सारे कॉन्सर्ट भी हमने साथ में किए। लेकिन उनका जो
गोवा उनके दिल में बैठा हुआ था और बार बार गोवा उनको बुलाता, समझे ना। तो एक रोज बोले कि बशीर मैं गोवा वापस जाना चाहता हूँ, और वो फिर मैं किसी को रोकता नहीं, समझे ना। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, हम दोस्त बने रहेंगे, और वो गोवा चले गए। और गोवा में फिर रेमो फर्नांडिस आज तक उनका नाम बड़ा मशहूर है, और एक बड़ा कलाकार है वो। गिटार भी बजाते, गाना भी गाते, और फ्लूट भी बजाते हैं, यानी ही इज अ मल्टी फैसेटेड आर्टिस्ट। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जो इक्विपमेंट्स होते हैं सर म्यूजिक के, चंद लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो अहम इक्विपमेंट्स क्या है सर जो ज़रूरत है? बेसिक इक्विपमेंट जो बोले तो अपने गिटार्स तो ज़रूरी है अगर बैंड बनता है, लेकिन उसके साथ में एम्पलीफिकेशन, यानी ये गिटार की आवाज़ जैसी है, तो वो बजाएंगे तो इधर एम्पलीफाई होके वो ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। तो एम्पलीफायर्स, लाउड स्पीकर्स, ये माइक्रोफोन्स वगैरह वगैरह वो बहुत ज़रूरी होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा। जिस तरह से आप अभी जो गिटार बजा रहे हैं, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ दोस्तों, मैं सुन रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बशीर शेख साहब जिस तरह से कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर गिटार बजा रहे हैं, उसमें एक गिटार में एक अपनापन है, एक वो जो म्यूजिक है वो उसमें जिस तरह से आप सुनेंगे, जिस तरह से बशीर साहब ने भी बताया कि जो कोई भी स्ट्रेस है या उनके लाइफ, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते ही हैं, तो चाहिए कि आपको म्यूजिक एकेडमी ज्वाइन करें। म्यूजिक स्कूल्स कई सारी जगह है, स्पेशली म्यूजिकल जो यहाँ पर HRBR लेआउट में मौजूद है। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सर मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अब्बू वालिद जो गजल गाया करते थे, तो उनके ज़माने में कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे सर, या बस ऐसे ही गाया करते हैं? नहीं, उस जमाने में भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, लेकिन हमारे वालिद साहब मैंडोलिन बजाया करते थे। हाँ, अच्छा। और उनकी गायकी की जितनी भी हम तारीफ करें कम है। बहुत ही उनकी जो आवाज़ है, सुरीली आवाज़ थी, मीठी आवाज़ थी। और हम कभी कभार रात में खाना पीना हो गया हमारा और बैठ जाते थे, तो हमारे वालिद साहब शुरू करते थे हम्द के साथ, और उसके बाद में बहुत सारी गज़लें सुनाते थे। और आखिर रात हमारी गुजरती कब कब गुजर जाती थी पता नहीं, फजर हो जाती थी। तो वालिद साहब बहुत याद भी आते हैं, और उनकी आवाज़ अभी तक मेरे जहन में और मेरे कानों में गूंजती है। तो और वो भी एक बड़े इंस्पिरेशन, हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन थी। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो होते ही हैं बच्चों के इंस्पिरेशन, जो आज भी आप मिस करते हैं गजल सुन के, याद आती है उनकी जी शाम सवेरे। जरूर। अच्छा ट्रू सर। सो उसके साथ मतलब अभी जो बड़ों के लिए म्यूजिक की बात की है सर, आजकल देखा गया कि जनरेशन्स जो होते हैं, बच्चों को भी म्यूजिक का बहुत शौक होता है जी। तो चंद पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं सर। बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज की बहुत ज़रूरत होती है, और चंद बच्चों को म्यूजिक का बचपन से ही शौक होता है, बट पेरेंट्स उनको कुछ और हाँ, जबरदस्ती दूसरी इसमें भेजते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या आइडिया है? जो एकेडमिक्स में जाते हैं ना बच्चे, और ख़ास मैंने देखा है हमारे मुल्क में ये एक रिवाज बन गया है, जैसे कि खाली स्टडीज़ में आप ध्यान दीजिए और कहीं पे भी, लेकिन अगर आप बाहर गांव जाएंगे तो वहाँ पर स्टडीज़ भी है, गेम्स भी है, म्यूज़िक भी है, और भी एक्टिविटीज़ है, स्विमिंग वगैरह वगैरह, जिम्नास्टिक्स हैं, तो ऑलराउंड एक्सपोजर जो बच्चों को मिलता है ना, तो उससे बच्चों की न सिर्फ ब्रेन डेवलप होती है, लेकिन बॉडी भी डेवलप होती है, और उनको एक जैसे कि स्ट्रेस उनको कभी नहीं होता है। एंड म्यूजिक इज, आई रिपीट, म्यूजिक इज अ स्ट्रेस बस्टर, एंड इट हेल्प्स to relieve you from all the kinds of stress, everyday stress. और स्ट्रेस तो सबको है,
हमें भी है, आपको भी है और सुनने वालों को भी शायद है, लेकिन अगर म्यूज़िक में हम डूब जाएं तो सुकून मिलता है। मेरा तो कहना ये है कि लोगों को स्ट्रेस होता है एक ही बात से, बेंगलुरु की ट्रैफिक से। हाँ, जी। ट्रैफिक में अगर हम फंस गए तो हाँ। आगे वाले भी है, पीछे वाले भी है, सब हॉर्न बजा रहे हैं और कोई जाता नहीं आगे, फिर भी हम हॉर्न बजाते वो सही नहीं है, स्ट्रेस और बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है, अपने लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। तो मैं कहूँगा भाई हॉर्न मत बजाइए, हॉर्न मत बजाना और वेट पेशेंटली, ट्रैफिक चलेंगी तो आप भी चलेंगे। सही बात। और ऑफिस में भी होता है, थोड़ा किटपिट होता है, वर्क प्लेस में हर जगह होता ही है, तो उसमें भी स्ट्रेस होता है। म्यूजिक बर्न स्ट्रेस, लाइक जैसे कि बशीर शेख साहब ने अभी बताया। और सर बच्चों को लेकर या दूसरे जो भी आइंदा जनरेशन है या प्रेजेंट जनरेशन है, इनके लिए कुछ आपके म्यूजिक कुछ असाइनमेंट्स हैं नए वाले? नहीं, मैंने कुछ ऐसे एल्बम्स बनाए हैं जो बच्चों के लिए बने थे, फॉर चिल्ड्रन। वन वाज कॉल्ड मैजिकल जर्नी टू नर्सरी लैंड। उसमें हमने जो नर्सरी राइम्स होते हैं वो शुरू किए, जैसे कि जैक एंड जिल है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो मैंने उसको म्यूजिक फॉर्म में डाला और एक स्टोरी बना दी मैंने उससे। स्टोरी जैसे कि जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, fetch a pail of water, Jack fell down then and broke his crown, and Jill came tumbling after, you know. And वहाँ से फिर एक मेंढा है जो शीप है, उसकी आवाज़ आती है, समझो। हाँ, ये सब हमने प्रोग्राम किए थे। और जब तो हम कहते हैं कि who is that, you know, तो समझ में आता है कि ये बाबा ब्लैक शीप है। तो then we go into Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master and one for my dame, one for the little boy who cries down the lane. तो ऐसे करते 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 हम लास्ट में वी विलिंग विंकी, हाँ, वहाँ पर आते हैं। तो हम पूछते हैं बच्चे लोग, आप 8 बजने वाले हैं, it's going to be 8 o'clock, so you all have to go to bed, you know. And then we start singing, we will winky, you know, comes to the town, upstairs and downstairs in his nightgown, वैसे। तो वो एक बनी थी। दूसरा चिल्ड्रंस एल्बम जो मैंने बनाया था वो फन टू लर्न विद जीनत अमान। तो जीनत अमान और हमने मिलकर एक फन टू लर्न की एल्बम बच्चों के लिए बनाई थी। उसमें हम ABCD से लेके 2 to 10 times टेबल्स भी सिखाए। वो दो प्रोजेक्ट मेरे बहुत ही फेमस हुए थे। उसके अलावा बहुत सारी एल्बम्स बनाए, एक क्रिसमस, 2 क्रिसमस एल्बम, 3 क्रिसमस एल्बम मैंने बनाया। और एक आपको शायद याद होगा कुर्बानी जो बड़ी फिल्म बनी थी, हाँ, वो बहुत मशहूर हो गई थी। उसका आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, तो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि ये शायद अंग्रेजी में अगर मैं उसका तर्जुमा करूँ तो व्हाट अ वंडर इट वुड बी, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए। तो वहाँ से मैंने इंग्लिश में लिखा लिरिक्स, सारे लिरिक्स जो लिखे हमने वो व्हाट अ वंडर, और वो जाके एक बड़ी फेमस एल्बम बन गई। और मेरे साथ जो गाने वाली थी, अपने सिंगर थी, वो शैनन प्रभाकर थी, तो उनके साथ में कुर्बानी इन इंग्लिश ऐसे नाम से एल्बम रिलीज हुई मेरी, और वो बहुत फेमस हो गई थी क्योंकि मेरे कुछ पहचान वाले थे कुवैत वगैरह में, वहाँ से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन में मैसेज भी मिले। व्यूअर्स को स्पेशली आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और कीप इट अप। और जो आप कर रही हैं वो हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचते हैं आपके मैसेजेस, और मेरे ख्याल से यू आर डूइंग अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी।
ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात ख़त्म करने वाले हैं। जैसे कि बशीर शेख साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैं फिर से बोलूं, बशीर शेख साहब एक फाउंडर ऑफ द लीजेंडरी इंडियन वेस्टर्न बैंड द सेवेजर्स के हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, बहुत अच्छा बैंड बजाते हैं। अभी हम सुनने वाले हैं, हम आपको दिखाएंगे भी ज़रूर। और म्यूज़िकल क्लास मैं फिर से दोहराऊं कि दोस्तों, आप हो या आपके बच्चे हो, म्यूज़िकल क्लासेस ज्वाइन करने की जल्द से जल्द कोशिश करें। आजकल के माहौल ऐसा है कि हर तरफ स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स और बहुत परेशानी बढ़ती जा रही है। इसकी सिर्फ वजह स्ट्रेस है। तो इससे रिलीफ पाने के लिए आप म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करना ना भूलिए। और स्पेशली म्यूज़िकल जो भी स्कूल्स है, वहाँ पर आप जमने की कोशिश कीजिए। यहाँ ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन में उनका नंबर मिल जाएगा। आप कहीं पर भी लोकेशन डालिए। जैसे कि आज अभी हम HRBR लेआउट में मौजूद हैं। HRBR लेआउट में म्यूज़िकल स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ पर हम आज कल भी मिले बशीर शेख साहब से और आज भी हमारी बात हमने आज कंप्लीट की है बशीर शेख साहब से। और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी हम फिर से बशीर शेख साहब से नए मसले पे बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। मैं हमारा आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एशियन टीवी न्यूज़ बैंगलोर से। The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.